हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लासेस में हमने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ से रिलेटेड PYQs को देखा था। आज उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, MCQs करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के ऊपर। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेडियंट के ऊपर, आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड रिप्रेजेंट्स। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर हम दो तरह के फील्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक है स्केलर फील्ड और दूसरा है वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड ऐसा फील्ड होता है जहाँ पर एक ऐसा रीजन हमारे चारों तरफ, जहाँ पर उस फील्ड के अंदर जो भी अगर हम पॉइंट्स देखेंगे या जो भी हमारे पास पॉइंट होगा, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी को वो फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पर निर्भर करेगी, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्केलर फील्ड की बात करते हैं तो एक रूम है, उस रूम के अंदर का जो फील्ड है, अगर मैं उसमें टेम्परेचर को मेजर करता हूँ तो वो एक पूरा जो रूम है वो टेम्परेचर फील्ड की तरफ वर्क करेगा, वो एक स्केलर फील्ड होगा। स्केलर फील्ड क्यों है? क्योंकि अगर एक रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस रूम के हर एक पॉइंट पर वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, ऑन एन एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस रीजन के, उस कमरे के अंदर जो हर पॉइंट पर टेम्परेचर फील्ड जो है हमारे पास, जहाँ पर उसकी वैल्यू है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है कि यार किस डायरेक्शन में हम इसको मेजर कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर उसी कमरे के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को रख देंगे, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक सोर्स चार्ज को हमने वहाँ पर रखा, तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम उस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और नज़दीक आते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम और हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब अगर हमें उस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बतानी होगी, तो हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए उस पॉइंट पर। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम दोनों चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दे दिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक स्केलर वेक्टर फील्ड है, और टेम्परेचर के अगर हम ले लेंगे किसी भी रीजन के ऊपर, तो वो एक क्या हो जाएगा हमारे पास? वो एक हमारे पास स्केलर फील्ड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अब हम किसी भी ध्यान देंगे कि ग्रेडियंट जो होता है हमेशा एक स्केलर फील्ड का निकाला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फील्ड का कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्रेडियंट जो स्केलर फील्ड का होता है वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि वो कोई भी क्वांटिटी है, अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे उस रीजन में, उस फील्ड के अंदर, तो हम ये चेक कर रहे होंगे कि कितना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रेडियंट है हमारे किसी भी स्केलर फील्ड में, वो ग्रेडियंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? उस क्वांटिटी की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया है हमको दैट ऑपरेटर डेल्टा, डेल्टा नहीं डेल, ये जो ऑपरेटर यहाँ पर लिखा है, इसके ऊपर वेक्टर भी कभी हम लगा देते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, हमें इसका नाम याद रखना है। ठीक है, तो एक नाम है इसका, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। तो इसके कई सारे नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। डेल ऑपरेटर। एक नाम है इसका नेबला ऑपरेटर, नेबला या नाबला भी लिखते हैं कई लोग, तो नेबला ऑपरेटर। ठीक है, एक नाम है इसका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। आपको ध्यान रखना है, इसका एक और नाम है, दैट इज डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। डिफरेंशियल वेक्टर, कोई भी आपके पेपर में पूछ सकता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है? डेल ऑपरेटर भी हो सकता है, वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। नेबला ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं, और इसका एक और नाम है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेडियंट ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, और इनको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर। पहला नाम है डेल ऑपरेटर, दूसरा है नेबला ऑपरेटर, नाबला ऑपरेटर, थर्ड वन इज डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर।
और एक और नाम है इसका, दैट इज ग्रेडियंट ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। तो जो डेल होता है हमारे पास, डेल ऑपरेटर, वो किस तरह से लिखा जाता है, तो उसको हम लिखते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये क्या है, ये जो डेल ऑपरेटर है वो 3 डायमेंशन में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेल ऑपरेटर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका ध्यान देना, ग्रेडियंट ऑपरेटर इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, अब ये फाई क्या है, एक स्केलर फील्ड हमको गिवन है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट पॉइंट 1 - 1 2। 1 - 1 2 पॉइंट पर जो ग्रेडियंट हमको निकालना है, किसका निकालना है, एक स्केलर फील्ड का निकालना है, फाई का। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज डेल ऑफ फाई हम बात करेंगे। तो इस डेल ऑपरेटर को हमने ऑपरेट करना है किसके ऊपर, इस स्केलर फील्ड के ऊपर। तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू लिखेंगे, जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है, इंटू फाइव। अब यहाँ पर ना डॉट है ना क्रॉस है, इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर कोई डॉट या क्रॉस वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। हाँ, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल ऑफ फाई इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, फाई, ठीक है। तो ये फाई जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। और अब ध्यान देना, जब जैसे हम इसको फाइव के साथ करेंगे तो हर एक टर्म का क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। जो फाइव होगा वो एक्स के साथ भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा, आई जे के कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, डेल आई डेल बाई डेल एक्स, और फाइव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं आई वाले कंपोनेंट को सॉल्व करता हूँ और उसके रिगार्डिंग हम जे और के कंपोनेंट को भी देख लेंगे। तो आई कंपोनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आई डेल बाई डेल एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि y और z 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 2xi सिंपली। ऐसी j कंपोनेंट में हमें क्या मिल जाएगा, 2yj कैप, और ऐसी z वाले कंपोनेंट में हमको क्या मिल जाएगा, 2zk कैप। तो अगर हम इसका डेल ऑपरेटर निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको इस तरह से मिल जाएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, दैट इज हमको मिल जाएगा डेल फाई इक्वल टू 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप, ये हो जाएगा। अब हमें क्योंकि इसकी जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट क्या है, 1 - 1 2, इस पॉइंट पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1 - 1 2 पर। तो x की जो 1 पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा 2i, और यहाँ पर हो जाएगा -2j, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2i - 2j प्लस 4k, और एक कौन सा वैल्यू दे रहा है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। सो आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम डिफरेंशिएशन में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट्स ऑफ ग्रेडियंट आर, तो ध्यान देना है, किसी भी क्वांटिटी का जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, किसी भी स्केलर फील्ड का जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, तो जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसका यूनिट होता है, वो कैसा हम लिखते हैं, तो ध्यान देना है, ग्रेडियंट हमेशा सेम एज स्केलर फील्ड, जो भी स्केलर फील्ड होगा उसकी यूनिट पर यूनिट लेंथ, इस बात का ध्यान देना है, सेम एज स्केलर फील्ड पर यूनिट लेंथ। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको दूं, तो एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वी तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वी। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब हमें पता है पोटेंशियल का, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ से क्या बन जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv/dr माइनस dv/dr, या इसकी वैल्यू हम माइनस डेल वी भी लिख सकते हैं।
तो जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो भी स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड कौन है, पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर फील्ड हो गया। तो पोटेंशियल का हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और पर यूनिट लेंथ, अब यहाँ यूनिट लेंथ क्या हम का मानेंगे, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही हम अलग अलग जहाँ जहाँ हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो भी स्केलर फील्ड हम ले रहे होंगे उसका यूनिट पर यूनिट लेंथ उसमें हम रख देंगे, तो हम क्या मिल जाएगी, उस ग्रेडियंट की यूनिट हमको मिल जाएगी। तो सेम एज स्केलर फील्ड पर यूनिट लेंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेडियंट वेक्टर इज ऑलवेज, तो ध्यान देना है, जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट वेक्टर इज ऑलवेज, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ लेवल सरफेसेस हैं इस तरह से, ये एक लेवल सरफेस है, ये भी एक लेवल सरफेसेस है, और ये जो लेवल सरफेसेस हैं इनका पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका अगर पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल फाई है तो इसका भी पोटेंशियल फाई है, और ये लेवल सरफेसेस हैं। अब ये लेवल सरफेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल, अब ये इक्विपोटेंशियल को तो आपने पता ही होगा। तो अगर लेवल सरफेसेस जो होते हैं उसमें अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है, अब मान लेते हैं मैं 3 डायरेक्शन लेता हूं, इस पॉइंट से मुझे इस ए लेवल सरफेस से बी लेवल, या बी लेवल सरफेस से ए लेवल सरफेस में जाना है, तो हम 3 पाथ को चूज कर सकते हैं। एक पाथ ये है हमारा, दूसरा पाथ ये है इसके परपेंडिकुलर, और तीसरा पाथ ये है। तो जब हम ए से मान लेते हैं ये फाई 1 है, लेट सपोज ये फाई 1 है, इस फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल है वो फाई 1 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये ए के अंदर जो पोटेंशियल है वो फाई 2 है, इसका भी पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल है। इसके हर एक पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो फाई 2 होगा, और वैसे ही बी के हर एक पॉइंट लेवल सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, फाई 1 होगा। तो उस टाइम पर जब हम फाई 1 से फाई 2 जाएंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल में चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, तो ध्यान देने वाली बात है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल का जो चेंज होता है वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमारे पास 2 लेवल सरफेसेस हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, मतलब 2 लेवल सरफेस हैं जो इक्विपोटेंशियल है, मतलब इसका पोटेंशियल अगर फाई 1 है तो इसका पोटेंशियल फाई 2 है, तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे उस टाइम पर हमको जो उसका ग्रेडियंट है वो हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है, ग्रेडियंट एक्चुअली मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, जब एक स्केलर फील्ड से दूसरे स्केलर फील्ड में मूव करते हैं, एक लेवल सरफेस से दूसरे लेवल सरफेस में मूव करते हैं, तो मैक्सिमम चेंज जो हमको रिप्रेजेंट करता है वही हमारा ग्रेडियंट होता है उस फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैक्सिमम चेंज आ रहा है वो मैक्सिमम चेंज हमेशा उस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस वजह से इसका आंसर हो गया बी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा, कर्ल भी नहीं होगा, लाप्लाशियन भी नहीं है, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज माइनस डेल वी, इस तरह से। एक बात आपको ध्यान देनी है, जब भी हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्केलर फील्ड का, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ऑलवेज गिव्स अस अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर फील्ड का अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा हमको क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। इस बात को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, टेंसर होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट फील्ड को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल ऑपरेटर जैसे हम ऑपरेट करते हैं तो हमको क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डेल फाई इक्वल टू 0 एवरीवेयर देन फाई इज। अब डेल फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, उसकी वैल्यू हमको 0 दे दी। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो मैक्सिमम होगा, जब वो मिनिमम होगा, या कांस्टेंट होगा, या 0 होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जब किसी भी सरफेस के अंदर उसका ग्रेडियंट 0 तब होता है जब उस स्केलर फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम होती है। अगर एक मान लेते हैं हमारे पास एक लेवल सरफेस है और हम इसी लेवल सरफेस पर मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल है V1 मान लेते हैं।
तो अगर पोटेंशियल इसका V1 है और हम A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इस टाइम पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू अगर इसका ग्रेडियंट 0 हो रहा है इसका मतलब उस पोटेंशियल में कोई चेंज हुआ ही नहीं, उसके पोटेंशियल में या उसके स्केलर फील्ड में जो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उस टाइम पर ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये कब पॉसिबल है, जब हमारा पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो या कांस्टेंट पोटेंशियल हो, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो जो ये फाई है ये एक स्केलर फील्ड है, तो एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट 0 कब होता है, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट 0 तब होता है जब वो स्केलर फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, उसमें चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, उसके हर एक वैल्यू पर उसकी वैल्यू सेम हो, उसके स्केलर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू सेम हो हर एक पॉइंट पर, तो उस टाइम पर हमको जो फील्ड मिलेगा दैट फील्ड जो उसका ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो आप इसको समझ पा रहे होंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द ग्रेडियंट ऑफ 1/r वेयर r इक्वल टू √x² + y² + z² इज। ठीक है, तो हमें ग्रेडियंट ऑफ 1/r कैलकुलेट करना है। वैसे तो ये एक रिजल्ट है अपने आप में, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो एक काफ़ी लंबा समय आपका ले सकता है एग्जाम में, और आप इतना समय नहीं लगा सकते, तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ग्रेडियंट ऑफ 1/r इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r दैट इज ग्रेडियंट डेल ऑफ 1/r क्या हो गया हमारे पास, 1/√ऑफ x² + y² + z², ये हमारे पास है। ठीक है, जो r हमारा होता है दैट इज r हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं अगर आपको पता होगा, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू होता है xi + yj + zk, ये हमें पता है। और इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, √ऑफ x² + y² + z², और हमें ग्रेडियंट निकालना है 1/r का। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ग्रेडियंट हमने निकालना है डेल 1/r कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, दैट इज i कैप डेल बाई डेल x + j कैप डेल बाई डेल y + k कैप डेल बाई डेल z, और इनटू में कर देंगे 1/r। ठीक है, तो 1/r सेपरेटली डेल बाई डेल x के साथ जाएगा, डेल बाई डेल y के साथ, डेल बाई डेल z के साथ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमको जो i कंपोनेंट है उसका कैसे मिल जाएगा, इसका i कंपोनेंट i डेल बाई डेल x, और इसके साथ क्या मिल जाएगा, 1/√ऑफ x² + y² + z²। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से। वैसे ही आप j के साथ इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही k के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करके कंबाइन करेंगे तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके कंबाइन करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा -r वेक्टर अपॉन r³। तो ध्यान देना है कि जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है दैट इज -r वेक्टर अपॉन r³। ठीक है, r वेक्टर अपॉन r³। तो ये r जो है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r³। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ 1/r होता है दैट इज -r वेक्टर अपॉन r³ होता है। मूव ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज u इक्वल टू k x² + y²/2 देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। तो आपको याद रखना है कि फोर्स क्या होता है, दैट इज फोर्स इज गिवन बाय माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अपने आप में, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, उस स्केलर क्वांटिटी का हम क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको एक फोर्स देता है, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बताया भी था आपको कि ग्रेडियंट, जब भी हम किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो बस हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा।
तो कैसे हमको सॉल्व करेंगे, दैट इज एफ इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है, इनटू यू, ठीक है, क्योंकि f इक्वल टू माइनस, यहाँ पर निगेटिव भी हम आगे लगा लेंगे, माइनस ऑफ डेल यू, डेल की वैल्यू ये हो गई हमारे पास और यू हमारे पास ये हो गया। इसका अगर हम x वाला कंपोनेंट देखें तो किस तरह से सॉल्व होगा, दैट इज आई डेल बाई डेल एक्स और u की जो हम क्या रख देंगे के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास बाई टू, ठीक है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा आई बाई टू, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और y का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई के एक्स, ठीक है, x कंपोनेंट ये आ गया। वैसे ही y कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, आई के वाई, y कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, y कंपोनेंट होगा हमारे पास आई के वाई, ठीक है, सॉरी जे के वाई, आई नहीं जे के वाई, क्योंकि x कंपोनेंट में 0 हो जाएगा, y में हमको मिलेगा वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें थर्ड पोर्शन को देखें, अगर हम इसमें क्या देखें, इसका जेड के वाला कंपोनेंट देखें, क्योंकि इसमें तो जेड है नहीं, जेड नहीं है तो के वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा हमारा, तो इसमें दो ही कंपोनेंट बचेंगे, आई और जे वाला, के वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो वो ग्रेडियंट क्या आता है हमारे पास, एफ इक्वल टू माइनस आ जाएगा आगे, और क्या था, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, और जेड के कैप हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है के, बाहर निकाल लेंगे तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज माइनस के एक्स आई प्लस वाई जे। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक रिजल्ट हमको देता है, द ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, तो इसको ध्यान देना, ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपने देखा होगा क्या आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वो क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम ग्रेडियंट निकालेंगे आर टू द पावर एन, आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ध्यान देना, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, उसका nth पावर, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, उसका nth पावर की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, मैं आपको इसका रिजल्ट लिखा देता हूं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है, एन आर टू द पावर एन माइनस टू, ध्यान देना यहाँ पर एन माइनस वन नहीं होगा, एन माइनस टू, और आर वेक्टर, ये जो ब्लैक में यहाँ पर लिखा है वो आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल आर टू द पावर एन इक्वल टू होता है एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। इस बात को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करने जाएंगे, आर टू द पावर एन कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक आप ग्रेजुएशन में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बन करके आता था एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कल निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम में जहाँ पर आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है यहाँ पर, इस तरह से, डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से तो ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एन आर टू द पावर एन माइनस टू और वेक्टर आर, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चंस। मैंने इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखा है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है आर, अगर हम ग्रेडियंट ऑफ आर निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ, इसका क्या मतलब है, ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू ये है क्या, आर वेक्टर अपॉन आर, ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर क्या है 2r, 1/r क्या है, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, माइनस 2 आर वेक्टर अपॉन आर टू द पावर 4, और लॉग आर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं। कुछ 5-6 रिजल्ट यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होगा, आर स्क्वायर क्या होगा, 1/r क्या होगा, 1/r स्क्वायर क्या होगा, और लॉग आर क्या है, और मैंने आपको एक ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन भी बताया है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करके मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।